हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका यह पहला वीडियो है। इससे पहले कि हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा, पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक हमने दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, वहां से अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सभी वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। तो आज का ये वीडियो में हम बेसिक कुछ बात करेंगे, बहुत ही छोटा ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं ये टॉपिक पढ़ाना नहीं चाहता था। ठीक है, ऐसे तो सामान्य आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, पर जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सभी हमने पहले भी पढ़ा दिया है। तो बेसिक बातें हैं, क्योंकि रासायनिक आबंध जो नाम से ही इस चैप्टर का आरंभ होता है, इसलिए जो क्या होता है इस टॉपिक पर कुछ जान लेना, बेसिक बातें अनिवार्य है, इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम यही जानेंगे कि रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। रासायनिक आबंध कहें या रासायनिक बंध कहें या केमिकल बॉन्ड कहें, तीनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा आप जानते हैं। रासायनिक बंध यदि कोई से अगर हम पूछ ले रासायनिक बंध का मतलब क्या होता है, तो सिंपल में जैसे मान लेते हैं, सपोज डेट हम कह देंगे कि मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस प्रकार अगर हम सपोज डेट दिखाएं तो रासायनिक बंध कौन सा है, तो आप कह देंगे ये जो आप एक रेखा खींचे हुए हैं यही है रासायनिक बंध। ठीक है, तो देखिए ये तो बात सही है, ठीक है, कि ये बंध है। बट अगर हमें कहना होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो हाइड्रोजन के बीच में एक रेखा होती है उसे हम रासायनिक बंध कहेंगे। ठीक है, ऐसे हम परिभाषा नहीं न कह सकते। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में तो आ जाता है कि रासायनिक बंध होता क्या है। ठीक है, उनसे पूछेंगे तो बता देंगे, बट परिभाषा क्या होगा इस पर जब पूछा जाएगा तो वो ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, नहीं बता पाते। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे यही हम केवल थोड़ा सा बेसिक पहले हम डिस्कस ही कर लेते हैं, उसके बाद परिभाषा तो याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बताया जाता है कि कोई भी यौगिक का अणु है। ठीक है, कोई भी यौगिक का अणु है, या हम सिंपल में कहें तो कोई अणु है। ठीक है, तो अणु कितने बहुत सारे तत्वों से मिलकर अणु बने होते हैं। ठीक है, तो अणु जो होते हैं, तो जो भी अणु होगा वो अणु में जो क्या होंगे, परमाणु होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो जिस बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिस बल द्वारा वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ ही जाइए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे सपोज डेट मैं कह दूं कि जैसे एग्जाम्पल में CH4 है। ठीक है, मेथेन है। तो देखिए CH4 है ना, तो इस CH4 को यदि हम संरचना करें तो इसका संरचना कैसे बनता है, ये C हो जाएगा और इसके चारों ओर कार्बन हो जाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन हो जाएगा, H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H, यही तो इसकी संरचना होगा। तो देखिए यहाँ पर CH4 क्या है, एक यौगिक का अणु है। तो यहाँ पर केवल यही बताया जाता है कि किसी यौगिक के अणु, ठीक है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित जो परमाणु, अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु जिस बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ये कोई ना कोई ये बल ही तो लग रहा है, ये क्या, ये एक बंध का तो संकेत है, परंतु ये एक बल का संकेत है कि इस बल द्वारा ही ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जिस बल द्वारा ये चारों आपस में परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ के होंगे। परिभाषा भी हमने लिखा है, वही हमने लिखा है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणु जिस आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। तो आप तो यहीं से भी बोल सकते हैं कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणु जिस आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे हम रासायनिक आबंध कहते हैं। आशा करते हैं सिंपल सा है, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है रासायनिक आबंध का कारण। रासायनिक आबंध का देखिए मुख्यतः तो एक ही कारण होता है, एक और होता है बट मुख्यतः एक होता है, जो है अष्टक नियम। अष्टक नियम के कारण ही ये जो बंध होता है ये बनता है। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए थोड़ा सा इस पर डीप में मैं डिस्कस करूंगा
ये तो सब क्लास 9th में भी आपने थोड़ा सा सुना भी होगा। देखिए ये क्यों आपस में जुड़े हुए हैं, कोई कारण होगा, क्योंकि कोई भी बिना कारण का तो कुछ भी नहीं होता। तो कारण ये है कि ये चारों, ये जो सभी दिखाई दे रहे हैं 5 यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन का परमाणु है। ये चारों 5 परमाणु जो हैं वो चाह रहे हैं कि मैं अस्थाई हो जाऊं, ठीक है, मैं स्टेबल हो जाऊं, ये चाह रहे हैं। अस्थाई होने के लिए इनमें पूर्ण भरे हुए कक्षक होने चाहिए, ठीक है। तो वही बात है कि हाइड्रोजन, केवल याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर शेष जो भी तत्व हैं वो सब चाहते हैं कि मेरे अंतिम कक्षा में, मतलब जो इनका उपकोष होता है, कोष होता है, इनकी बाहरी कोष में, याद रखेंगे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। समझ पा रहे हैं? अष्टक नियम में, अष्टक नियम हमने पहले पढ़ा दिया है, एक बार जाकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अदरवाइज मैं थोड़ा सा ऊपर ही मैं बता दे रहा हूँ। अष्टक नियम मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन ये चाह रहे हैं, सभी परमाणु ये चाह रहे हैं, केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी परमाणु ये चाहते हैं कि हमारी बाहरी कक्षा में या बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जब 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वो क्या होंगे? संतुष्ट होंगे, स्टेबल होंगे, अस्थायी होंगे। समझ गए? तो यही है अष्टक नियम। अब देखिए ये अस्थायी होने के लिए आप कहेंगे सर इससे क्या साबित होता है, ठीक है, कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए अस्थायी होने के लिए ये आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का क्या है? 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, परमाणु क्रमांक 1 है। तो इसका कक्षक क्या होता है? हाइड्रोजन में क्या एक कक्षक, मतलब सॉरी, 1 ऑर्बिटल होता है, कक्षक 1 ही ना होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 कक्षक होते हैं। तो 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ये ले लेता है। और जब हाइड्रोजन से लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका जो कक्षक है ये पूर्ण रूप से भर जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ऊपर से ये सभी जा रहा है, मैं यही कहूँगा कि जो बेसिक्स हमने पढ़ाया हुआ है उससे आप चैप्टर वाइज पढ़ते हुए आइए। खासकर जो अष्टक नियम है ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और समय मिले तो क्लास 9th का भी पढ़ाई आप करते हुए चलिए, ठीक है। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, क्लास 9th का भी आप पढ़ाई कर लेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छा कमांड करना है तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने बहुत ही पहले करा दिया है, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि इस चैप्टर में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो है संयोजकता। तो देखिए संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रैंकलिन, ठीक है, याद रखेंगे फ्रैंकलैंड, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये संयोजकता को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। इसीलिए मैं केवल अभी आपको याद दिला दे रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो में कि मैं केवल बेसिक इस वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। संयोजकता हमने पढ़ाया हुआ है, क्या आपको याद है संयोजकता का परिभाषा? बताइए, याद है? यदि याद होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर हमें संयोजकता का परिभाषा याद था, ठीक है। अदरवाइज हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने किसी तत्वों, ध्यान से समझेंगे, किसी तत्वों का दूसरे तत्वों से जुड़ने की जो क्षमता होती है वही संयोजकता कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने एक बता दिया सिंपल सा परिभाषा कि किसी तत्वों का दूसरे तत्वों से जुड़ने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो संयोजकता कहलाता है। बट आप कहेंगे सर ये तो आपने परिभाषा बताया नहीं था, आपने तो दूसरा बताया था। तो देखिए संयोजकता का जो परिभाषा होता है इसको हम बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। संयोजकता के अदर मैंने उस वीडियो में हमने बताया था ये तो हमने बता दिया कि एक तत्वों का दूसरे तत्वों से जुड़ने की जो क्षमता होती है संयोजकता कहलाता है। हमने एक और परिभाषा बताया था, सिंपल में हमने कह दिया था कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित या बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही संयोजकता कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे बताए थे, सब कुछ सही है। अगर आप इसमें डीप में जाएंगे तो एक तत्वों का दूसरे तत्वों से जुड़ेंगे तो क्यों जुड़ रहे हैं, ठीक है, इन सभी पे आपको डिस्कस करेंगे तो मतलब वही निकलेगा,
ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल वे में याद रखेंगे, एक तत्वों का दूसरे तत्वों से जुड़ने की जो क्षमता होती है संयोजकता कहलाता है। दूसरा आप याद रख लेंगे, किसी परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। परंतु कौन, मान लेते हैं किसी कोई भी परमाणु है जिसकी बाहरी कक्षा में मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 6 उसकी संयोजकता होगा? तो ऐसा नहीं है। जो संयोजन में भाग लेंगे, ठीक है, वही क्या होगा, उसकी संयोजकता होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आए तो अभी हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, उसमें हम डीप में डिस्कस करेंगे। बेसिक बात है, आपने रासायनिक बंध समझ लिया, रासायनिक बंध का कारण क्या होता है, अष्टक नियम। और संयोजकता का केवल आपने जान लिया कि इसका शब्द किसने किया था, फ्रैंकलैंड। और इसकी परिभाषा हमने एक बता दिया कि एक तत्वों का दूसरे तत्वों से जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो एक प्यार सा लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।